हेलो दोस्तों, इम्पल्स एज ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रवास से संबंधित टॉपिक। देखिए, प्रवास क्या होता है। प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसकी एक डेफिनेशन भी, परिभाषा भी है कि प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास किन कारणों से होता है, क्यों होता है, और प्रवास के कई फायदे नुकसान भी है कि प्रवास जब व्यक्ति करता है तो बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे नुकसान भी है। उन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रवास प्रवास की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रवास की परिभाषा देखिए। प्रवास किसे कहते हैं, देखिए सामने। देखिए, प्रवास जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मान लीजिए मैं एक दौसा शहर में निवास करता हूं और मैं दौसा को छोड़कर जयपुर राजधानी में प्रवेश करता हूं, छोड़ के, ठीक है, और वहां पर स्थायी रूप से बस जाऊं। ठीक है, तो मतलब एक व्यक्ति जो है अपने स्थान को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रवास। क्या नाम देते हैं, प्रवास नाम देते हैं। ठीक है, इसे प्रवास कहेंगे। आगे बात समझ में। और अब प्रवास किन कारणों की वजह से होता है, ठीक है, उनमें भी कुछ बिंदु है अपने कि प्रवास के क्या कारण है, क्यों होते हैं। लेकिन उन प्रवास के अंदर जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या कोई व्यक्ति नए स्थान पर पहुंचता है, ठीक है ना, ऐसे प्रवासों को डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण आपके ऊपर दिया हुआ, देखिए। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, मतलब निकले, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रवास के अंतर्गत उद्गम स्थल किसे कहा गया है, ठीक है, जहां से वो निकले हो। उद्गम का मतलब होता है जहां से वो निकला हो। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा देखिए। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, मतलब जहां से व्यक्ति निकला है और किसी दूसरे स्थान पे गया है, तो जहां से वो निकला है उसको हम क्या नाम देते हैं, उद्गम स्थल, उद्गम स्थान। ठीक है, दूसरे नंबर की परिभाषा अपनी क्या आती है इसी के अंदर, दूसरे नंबर की परिभाषा आती है गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान क्या होता है, जिस स्थान से आगमन करते हैं, मतलब जहां से आगमन हुआ है वह स्थान क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा आपके सामने दी है, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे तो उद्गम स्थल कहेंगे, और जिस स्थान से आगमन करते हैं वो होगा गंतव्य स्थान। तो ये दो परिभाषा प्रवास से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है, प्रवास के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं प्रवास, दो प्रकार के प्रवास होते हैं। पिछले टॉपिक मैंने आपको समझाया भी था। एक होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। दोनों की डेफिनेशन, परिभाषा सामने दी हुई है। पहली परिभाषा आप्रवास की करते हैं। प्रवासी जो जा रहा है, जो आ रहा है, उसे प्रवासी कहेंगे। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर किसी नए, बिल्कुल जहां पर कभी गए नहीं, उस नए स्थान पर जाते हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, आप्रवास। क्या नाम देंगे, आप्रवास। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, अपने स्थान को छोड़ के किसी नए, बिल्कुल नए स्थान जहां पर वो कभी गए नहीं, ऐसे नए स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को, निवासियों को हम क्या, प्रवासी को हम क्या कहेंगे, आप्रवास कहेंगे। दूसरी परिभाषा है प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उत्प्रवास। तो ये दो परिभाषा आपके प्रवास की है।
और प्रवास के प्रकार के अंतर्गत भी इसे हम कह सकते हैं कि प्रवास का प्रकार क्या होता है। तो ये आपके प्रवास के प्रकार के अंतर्गत डाल लीजिए, या परिभाषा कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, अप्रवास, उत्प्रवास। तो ये दो परिभाषा आपके सामने मैंने बताई। ठीक है, अब आगे देखिए अगला, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है, या जहां पे वो उपस्थित है वहां छोड़कर पुनः अपने स्थान पर आ जाए। ठीक है ना, तो वो कई कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मौखिक रूप से मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए अपने गांव को छोड़कर दौसा शहर में आता है, तो उसका कारण क्या हो गया, शिक्षा। प्रवास किस कारण से कर रहा है, शिक्षा की वजह से। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है अपने गांव के अंदर, तो रोजगार लेने के लिए वो शहर में आ जाता है। ठीक है, तो कारण क्या हुआ, रोजगार। ठीक है, तो ऐसे कारकों को हम कुछ नामों से पुकारते हैं। अगर मान लीजिए शहर में चले गए और वहां पर कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, और वो उस स्थान को भी छोड़कर किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कारणों को हम किसी नामों से प्रदर्शित करते हैं, और वो नाम कौन से हैं जिसकी वजह से प्रवास प्रभावित होता है। वो कारक मान लीजिए जिनकी वजह से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सामने देखिए दो प्रकार सामने दिए हुए हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है आपका अपकर्ष कारक। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों का मतलब समझिए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है दूर करना, ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र से दूर कर देना। ठीक है, अपकर्ष का मतलब होता है पास लाना। ठीक है, प्रति मतलब दूर, अप मतलब पास। ठीक है, प्रतिकर्ष मतलब व्यक्ति को किन्हीं कारणों की वजह से दूर हटना पड़े, उस स्थान से छोड़ के जाना पड़े उस स्थान को, वो कारक होते हैं प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक किन कारणों से आप उस स्थान पर रहना चाहते हैं, क्या कारण है कि गांव छोड़कर आप उस शहर की ओर आ गए, वो क्या कारण है, जो कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी वजह से व्यक्ति खिंचा चला आता है, तो उस कंडीशन को हम पास लाना बोलते हैं, और वो कहलाता है अपकर्ष कारक। ठीक है, तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है, उसे देखिए, आगे देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिकर्ष कारक की। प्रतिकर्ष कारक देखिए जिससे व्यक्ति दूर जाता है। सबसे पहली चीज बेरोजगारी। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर रोजगार का अभाव है, व्यक्ति मान लीजिए आ तो गया गांव छोड़कर, मान लो गांव से व्यक्ति आ रहा है, वहां पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इसलिए वो शहर में आ गया। मान लीजिए शहर में आने के बाद में उसको बेरोजगारी नजर आती है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर जाएगा। तो बेरोजगारी जो शब्द है, या बेरोजगारी जो कारण मान लीजिए जिसकी वजह से व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, मतलब दूर चला गया उस स्थान से, तो प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। रहन सहन की निम्न सीमा या दशाएं, रहन सहन का स्तर जब व्यक्ति का उस स्थान पर बिल्कुल नीचे चला जाता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो रहने का तरीका नहीं बदल पा रहा है, जैसा आया था वैसा की वैसा ही है, वो अपने आप में विकास नहीं देख पा रहा है, तो रहन सहन का स्तर अगर निम्न दशा में जा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तब भी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है। मतलब रहन सहन की निम्न दशाओं के कारण व्यक्ति छोड़ता है उस स्थान को। इसके अलावा राजनीतिक उपद्रव, मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर किसी कारणों की वजह से राजनीतिक उपद्रव हो जाता है, लड़ाई झगड़े, कई बार आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कई प्रकार की उपद्रव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। ठीक है ना, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, आंदोलन के अंदर कई प्रकार की मारपीट देखने को अब मिलती है। ठीक है, तो ये राजनीतिक उपद्रव जो होते हैं उस स्थान को बदल कर रख देते हैं, उनका जहाँ पे वो निवासी है उस स्थान पर जीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बड़ी परेशानियां होती है। अभी आपने लेटेस्ट किसान आंदोलन देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो जहां पर किसानों ने आंदोलन किया, उस स्थान के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र होता है वो उस आंदोलन से, उस राजनीतिक गतिविधियों से, ठीक है ना, प्रभावित होता है, जिसकी वजह से
वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो जाता। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि पंजाब सोनीपत जो है, सोनीपत, वहां पर किसानों ने आंदोलन किया तो वहां पर जगह को रोक दिया। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में उस क्षेत्र की स्थिति बिगड़ जाती है, वहां के आवाजाही स्थिति, आना जाना, स्कूल, सब कार्य ठप पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देता है। तो ये भी कारण आपका प्रतिकर्ष में आता है। प्रतिकूल कारक, जलवायु की प्रतिकूल कारक क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई ऐसी जलवायु है जहां पर आप रह ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो प्रतिकूल मतलब व्यक्ति के अनुकूल जब कोई स्थिति नहीं रहती है जलवायु की, उसे हम प्रतिकूल कारक कहते हैं। और अगर अनुकूल है तो आप व्यक्ति रहेंगे। जैसे मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान में आप जाइए, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर मैं रेत के एरिया में आपको छोड़ दूं तो आप क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र प्रतिकूल आपके लिए। सम वर्षा, सम जलवायु या मौसम संबंधित कम परिवर्तन अगर किसी क्षेत्र में होते हैं तो व्यक्ति की अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। अधिक ठंड, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा, ये कौन सी प्रतिकूल स्थिति पैदा करती है? प्राकृतिक आपदाएं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो प्रकृति पैदा करती है, भूकंप से संबंधित, आपके ज्वालामुखी से संबंधित कई प्रकार के विनाशकारी तूफान, चक्रवात, ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं धरातल पर चलती रहती है, सुनामी जैसी, जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जहां पर सबसे ज्यादा आती है वहां पर भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता। महामारियां हैं किसी क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए महामारी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो व्यक्ति उस स्थान को भी छोड़ देता है। जैसे आपने कुछ दिनों पहले, और अभी लेटेस्ट भी चल रहा है अपने, ठीक है, बीमारियों पे बीमारी आई जा रही है, कोरोना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये कोरोना जहां पर हुआ, अगर मान लीजिए वहां पर व्यक्ति कोई काम के सिलसिले में बैठा हुआ है तो आपने पलायन भी देखा मजदूरों का, कि व्यक्ति अपने स्थान जो दिल्ली है वहां से छोड़ कर और अपने घरों के लिए पहुंच गए। तो वो क्या है? वो प्रतिकर्ष कारक है और प्रवास की स्थिति को प्रकट कर रहा है महामारी के अंतर्गत, की महामारी की वजह से प्रवास हो रहा है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, अगर किसी क्षेत्र के अंदर सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है, समाज पिछड़ा हुआ है, समाज बहुत ही निम्न स्तर पर है, वहां पर रहने वाले लोगों का रहन सहन बहुत ही नीचे है, आर्थिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, विकास नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थान पर भी व्यक्ति पिछड़ जाता है और पिछड़े हुए स्थान वाले क्षेत्र पर व्यक्ति निवास नहीं करता। तो ये आपके कुछ बिंदु मैंने आपको बताए जो कि प्रतिकर्ष कारक मतलब व्यक्ति को उस स्थान से दूर करने का कारण बनते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपकर्ष कारक की। सामने दिया हुआ है अपकर्ष मतलब व्यक्ति उस स्थान के पास आ जाता है। वो क्या कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति आता है? जैसे कि राजनीतिक स्थिरता है, व्यक्ति किसी स्थान पर तब रहेगा जब आपकी राजनीतिक स्थिर रहेगी। मान लीजिए आपकी राजनीतिक स्थिरता है, अस्थिरता स्थिति के अंदर राजनीतिक व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाएगा, उस क्षेत्र का विकास भी नहीं हो पाएगा। क्यों? गवर्नमेंट तो बदल रही है आपकी, विकास करेगा कौन? अगर स्थिर राजनीति है तो स्थिर राजनीति विकास का कार्य करती है। किसी क्षेत्र के अंदर शांति उपस्थित है, अगर मान लीजिए अशांति होगी तो क्यों रहेगा व्यक्ति? शांति वाले स्थान पर व्यक्ति निवास करना पसंद करता है। व्यक्ति उसी स्थान पर निवास करेगा जहां पर व्यक्ति को शांति महसूस होगी, ठीक है। अनुकूल जलवायु मैंने अभी बताया आपको, सम जलवायु, सम वर्षा, विषम परिस्थितियां नहीं हो और अनुकूल स्थिति रहने लायक, उस स्थान पर व्यक्ति निवास करेगा, अपकर्ष का कारक बनेगा। नगर का विकास और मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं के अंदर कई प्रकार की सुविधाएं आती है, जैसे कि शिक्षा होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है, मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ठीक है, सड़कें, लाइट, ऐसी कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं होती है जो कि अपकर्ष कारक के अंतर्गत आती है, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये आपके कारकों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये आपके वो बिंदु हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है या उस स्थान को अपनाता है, ये आपके प्रवास के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। ये कौन कौन सी प्रवृत्तियां होती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने स्थान या उस क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है वो किस प्रकार से प्रवृत्ति, मतलब जनसंख्या में बदलाव होता रहता है शुरू से लेकर, मतलब जब से आदि मानव रहा है तब से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं प्रकृति के जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत, ये जनसंख्या वृद्धि से ही संबंधित है। और जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां समय के अनुसार बदली है, पहले कम थी जनसंख्या, फिर बढ़ी, बढ़ती बढ़ते आज 7 अरब से ऊपर, 700 करोड़ से ऊपर जनसंख्या आपकी उपस्थित है इस धरातल पर। तो ये जो बदलाव है उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रवृत्तियां, जनसंख्या की प्रवृत्तियां। उसको समझने के लिए आपको सामने स्क्रीन बोर्ड पे कुछ देखना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है। यहां तक पहुंचने के लिए जनसंख्या को बहुत शताब्दियां लगी, समय लगा है, ठीक है। अब समय लगा है वो किस प्रकार से लगा है, इसको समझने के लिए, इस प्रवृत्ति को समझने के लिए कहानी के रूप में मैंने आपके स्क्रीन बोर्ड पे बताऊंगा आपको कि एक कहानी के तौर पर समय के अनुसार समय बदलता गया और जनसंख्या में बदलाव होता गया कि 700 करोड़ जनसंख्या धरातल पर मौजूद है, 7 अरब लोग उपस्थित है। और ये 7 अरब लोग अचानक से नहीं बढ़ गए कि अचानक से 700 करोड़ लोग धरातल पे आ गए, ठीक है। सबसे पहले लोगों की संख्या क्या थी, फिर बदलाव हुआ, फिर क्या थी, फिर क्या, ऐसे बदलाव होता गया और आज 700 करोड़ की जनसंख्या धरातल पर मौजूद है। इसको देखते हैं अपन कहानी को तौर पे क्या है। देखिए लगभग 8000 वर्ष पूर्व, या कह सकते हो 12000 वर्ष के बीच में, 8000 से 12000 वर्ष के पूर्व कृषि का जब आरंभ हुआ था, उद्भव हुआ था, उसके बाद में विश्व की जनसंख्या आकार बहुत छोटा था, ठीक है। छोटा कितना था? 80 लाख के करीब था, इतना ही था। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं कि जब 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जब कृषि का आरंभ हुआ था, उद्भव हुआ था, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या जो है केवल मात्र कितनी थी? 80 लाख लोग थे अपने इस धरातल के ऊपर, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि ईसा की शताब्दी आई। ईसा पूर्व नाम सुना होगा आप लोगों ने, सन जो चलते हैं अपने। ईसा पूर्व की बात करें तो पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 80 करोड़ से कम थी, मतलब 80 करोड़ के लगभग थी, सॉरी 30 करोड़ के लगभग थी। ईसा की पहली शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी थी, ठीक है ना। जैसे हम 1800 बोलते हैं, 1900 बोलते हैं, 21वीं शताब्दी बोलते हैं, वैसे ईसा की पहली शताब्दी जब आई थी, उस शताब्दी के समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़, ठीक है। पहले कितनी थी? 80, अब कितनी है? 30, 80 लाख, फिर 30 करोड़। फिर क्या होता है? फिर आता है समय, 3 भागों में बता रहा हूं आपको मैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर यह जनसंख्या में बढ़ना शुरू हुआ, जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुई। 16वीं शताब्दी का समय जो था वो जनसंख्या में बढ़ोतरी मानी जाती है। 1750 जब समय आया ईसा का, तो औद्योगिक क्रांति के उदय के बाद में आपकी जनसंख्या कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। पहले कितनी थी? 80 लाख, फिर कितनी आई? 30 करोड़, फिर कितनी हो गई? 55 करोड़ पहुंच गई। कब पहुंच गई? 1750 में। मतलब ईसा की पहली शताब्दी में तो 30 करोड़ से कम थी और 1750 ईस्वी में कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। फिर 18वीं शताब्दी में आते हैं तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि में बहुत जबरदस्त तरीके से विस्फोट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बदलाव की कंडीशन चलती गई। अब इसे एक मैं उदाहरण के तौर पे बहुत गजब तरीके से समझाता हूं, किस तरीके से। देखिए सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो जनसंख्या है, विश्व जनसंख्या के प्रति 1 अरब तक पहुंचने में लगने वाला वर्ष, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे अपने आप समझ जाएंगे, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को बनाया है कि जब समय 1830 का था, कब था? समय 1830 का, हमारी जनसंख्या कितनी मानी जा रही है? 1 अरब, ठीक है। अब क्या है? 2 अरब होने में समय कितना लग रहा है? 100 वर्ष। 2 अरब होने में लग रहा है कब, कितना समय? 100 वर्ष। 1930 हो गया, ठीक है। 1 अरब पढ़ने में, मतलब 1 अरब से 2 अरब पहुंचने में
100 वर्ष लग रहे हैं और 1930 पे पहुंच गए अपन, मतलब 1830 थे, 100 साल हो गए, 100 वर्ष, और 1930 पे पहुंच गए और संख्या कितनी हो गई? 2 अरब। कितनी बढ़ गई? 1 अरब। 1 अरब की बढ़ोतरी हुई, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़िए। अब 2 अरब से 3 अरब पे जा रहे हैं अपन। कितनी बढ़ रही है? 1 अरब। ठीक है, 1 अरब बढ़ रही है। समय कितना लग रहा है? 30 वर्ष। मतलब 100 वर्ष लगने चाहिए थे, पहले 100 वर्ष लगे थे, लेकिन अब समय क्या हो गया? घट गया। मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। 100 वर्ष में 1 अरब बढ़ रही थी, अब 30 वर्ष में 1 अरब बढ़ रही है। आगे देखिए, पहुंच गए कब? 1960 के अंदर। ठीक है, आगे आइए। 3 अरब से 4 अरब पहुंच गए, 1 अरब जनसंख्या फिर बढ़ गई। समय कितना लग रहा है? 1960 से 1975 में 15 वर्ष। 30 का आधा हो गया। 30 का क्या हो गया? आधा। 15 वर्ष में जो संख्या 100 अरब 100 सालों के अंदर बढ़ी, 30 वर्ष में बढ़ी, और अब 15 वर्ष के अंदर ही 1 अरब हो गई। फिर आगे देखिए, 4 अरब से 5 अरब पे पहुंची, 1 अरब फिर बढ़ गई। समय 12 वर्ष लगा। 1975 से 1987 में पहुंचते 12 वर्ष, मतलब 15 वर्ष से भी कम, और भी नीचे। समय कम लग रहा है, संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिर 5 अरब से 6 अरब पे पहुंचती है, 1 अरब फिर बढ़ गया, और समय 12 वर्ष लग गए। वही 12 वर्ष के अंदर वही 1 अरब संख्या। फिर बाद में संख्या पहुंची 7 अरब, फिर 1 अरब बढ़ गई, और फिर वर्ष कितना? 12, 2011 का आंकड़ा। 2011 के अंदर 2011 के अंदर हमारी संख्या जो है वो 7 अरब हो गई, लेकिन समय बहुत कम लिया। पहले तो 1 अरब बढ़ने में 100 वर्ष लग रहा है, फिर 1 अरब बढ़ने में 30 वर्ष लग रहा है, फिर 1 अरब बढ़ने में 15 वर्ष लग रहा है, फिर 1 अरब बढ़ने में 12 वर्ष, फिर 1 अरब में फिर 12 वर्ष, फिर 1 अरब में 12 वर्ष। तो देखो समय तो कम होता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की स्थिति जो है वो तीव्रता से बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बताया है कि विश्व जनसंख्या के प्रति अरब तक, मतलब हर एक अरब के अंदर कितना समय लगा है, वर्ष लगे, उनकी संख्या मैंने आपको बताई। ये आपकी जनसंख्या की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की क्या है? ये प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में बताया। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित टॉपिक भी कंप्लीट होता है और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति भी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में आपको कैसा लगा? ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा कि बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये मेरे को इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताना। और इस वीडियो के साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में आपको मैं नए वीडियो आपको मैं डालता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।